नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से, खासकर जब से जेन जी का आंदोलन हुआ है, तब से मैंने देखा बहुत सारे लोगों को ये सोचते, ये सुनते, ये कहते कि ये जेन जी, जब हम जेन जी थे तब भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसा जेन जी कोई पैदा ही नहीं हुआ। जब हम जेन जी थे तब जब हम जेन जी थे। तो मुझे लगता है कि जेन जी को लेकर ज़्यादातर लोगों को, मैं ये नहीं कहता सबको, लेकिन ज़्यादातर लोगों की मान्यता ये है कि जो 30 साल से नीचे के बच्चे पैदा हैं और जिनकी उम्र 14-15 साल से लेकर 30 साल तक की है, 15 साल का वो जो लाइफ स्पैन, जो टाइम है, उनको जेन जी बोला जा रहा है। और किसी भी युग में, किसी भी एरा में 15, 20, 22 साल के लड़के को जेन जी कहा जा सकता है और उसके बाद वालों को जेन अल्फ़ा कहते हैं। बात ये नहीं है कि उम्र के लिहाज से 15 से 30 साल के किसी भी एरा के आदमी को, किसी भी युग के आदमी को आप जेन जी कह देंगे। ये जनरेशन का जो नॉमिनेशन है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो मैंने सोचा ये कहानी क्या, ये जो फैक्ट है और बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैंने सोचा कि आपके सामने इसको रखा जाए कि जेन जी, आप ये मत कहिए आप युवा अवस्था यानी यूथ को जेन जी से जोड़ दे रहे हैं। मैं जब युवा था, भगत सिंह, राजगुरु, बिस्मिल जब युवा थे, या और भी कोई लोग जब युवा थे, आप युवा थे और आज के युवा, तो यूथ से जेन जी को आप मिला नहीं सकते। ये उसके समानार्थी वर्ड नहीं है, दोनों में अलग अलग अंतर है। वो अंतर क्या है, ये जनरेशन का नाम क्यों रखा गया और कब से रखा गया, इसकी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। कहानी का मतलब घटनाक्रम है। असल में क्या है कि जब सोशियोलॉजिस्ट और डेमोग्राफी को, यानी जनसांख्यिकी का अध्ययन करने वाले लोग और बहुत तरह के सोसाइटी के बिलीव्स और बिहेवियर्स को, यानी मान्यताओं और व्यवहार का, सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करने वाले लोगों ने पहली बार 1946 से लेकर 1964 तक के पैदा हुए लोगों का एक जनरेशन के नाम पर नाम रखा। पहली बार जनरेशन का नॉमिनेशन तभी हुआ, नामकरण। वो नामकरण क्या हुआ, बेबी बूमर्स। और उसका एक खास कारण था, क्योंकि इस टाइम स्पेन में 1946 से 64 के बीच में पूरी दुनिया में जनसंख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। उसका एक कारण ये भी माना जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो 6 वर्षों तक चला था, उसके बाद 45 में ख़त्म होने के बाद तमाम युद्धरत सैनिकों के और घर वापस लौटने और तमाम शांति की तरफ लौटने की वजह से पूरी दुनिया में 1946 से 1964 में जो बर्थ रेट है उसमें ज़बरदस्त उछाल आया और 3.5 यानी 3.5 बच्चे प्रति माह का पैदाइशी दर, बर्थ रेट था। यानी एक महिला के मिनिमम 3.5 बच्चे एवरेज ये लिया गया। दूसरी बात ये थी कि ये एरा इसलिए भी माना गया कि 46 से जो बर्थ रेट बढ़ती गई, इन्हीं 18 वर्षों में 1964 के बाद आते आते दुनिया में जनसंख्या नियंत्रण, पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में सोचा ही नहीं जाने लगा, बल्कि इनिशिएटिव भी लिए गए। तो ये 1946 से 64 के बीच को बेबी बूमर्स कहा गया और वो एक पहला पड़ाव था। बाद में कुछ सोशियोलॉजिस्ट ने, कुछ और लेखकों ने, कुछ और रिसर्चर्स ने उसके पीछे की 20-20 साल की एरा को उन्होंने दूसरे नाम दे दिए, जनरेशन साइलेंट, ग्रेट जनरेशन। लेकिन दरअसल पहली बार जनरेशन का नामकरण इस हिसाब से हुआ जिसको कहा गया बेबी बूमर्स। उसके बाद के कालखंड को इसी तरह, और एक जनरेशन उसको मानते हैं। पहले ये माना जाता था कि एक पीढ़ी का पूरा एक जनरेशन, बाद में माँओं की एज बढ़ने लगी 30 साल के बाद, 28 साल, 30 साल, तो उसके हिसाब से जनरेशन को आप देखते हैं उसमें कई चीज़ें बाद में उसमें जोड़ी गई। ये कि
पूरी दुनिया के राजनीतिक घटनाक्रम कैसे रहे उस दौरान, और जो ऐसा मैंने कहा कि बिलीव्स और बिहेवियर और टेक्नोलॉजी का क्या था और आर्थिक स्थितियां कैसी थी। ये कई मापदंड उस समय के लिए गए। जैसा मैंने बेबी बूमर्स के बारे में आपको बताया, उस दौरान के 46 से 64 के बीच में पैदा हुए लोगों के आप भाई बहन देखेंगे तो तुलनात्मक रूप से 64 से 65 से 80 में जो लोग पैदा हुए हैं, जिनको जनरेशन एक्स कहा गया, उनसे वो ज़्यादा थे। यानी 46 से 64 के बीच में जो लोग पैदा हुए वो ज़्यादा सिबलिंग्स, भाई बहन, उनकी संख्या ज़्यादा रही होगी, क्योंकि उन दिनों बर्थ रेट ऐसा था। और कंप्यूटर, इंटरनेट, ये चीज़ें नहीं आई थी। ज्ञान का मूल स्रोत यानी किताबों के जरिए ही और गुरु शिष्य परंपरा और ये सारी चीज़ें ही उसमें ज़्यादा थीं। और उस दौरान जो राजनीतिक घटनाक्रम हुए, पूरी दुनिया में बहुत सारे मुल्कों ने, ब्रिटिश उपनिवेशवाद का अंत हुआ, बहुत सारे मुल्कों ने स्वतंत्रता हासिल की। अब आ जाते हैं 64 से 80, जिनको जेन एक्स कहते हैं। एक ऑथर का कहना है कि जेन एक्स क्यों दिया गया नाम, क्योंकि समझ ही में नहीं आया कि बेबी बूमर्स के बाद क्या लिया जाए। तो बेबी बस्टर्स, यानी उस समय बच्चों का बर्थ रेट कम हो गया तो बेबी बस्टर्स भी कहा गया। फिर एक जनरेशन एक्स, एक्स मतलब जब आप किसी को कोई नाम नहीं देते हैं ना, कहते हैं ना XYZ कोई भी हो, तो जनरेशन एक्स रखा गया। वो 64 से 80 के बीच में जो लोग पैदा हुए, और 64 से 80 के बीच में पैदा होने वाले लोगों की ज़िंदगी में पर्सनल कंप्यूटर आया। मून पर, चांद पर लैंडिंग उन्होंने देखी। मनुष्य चांद पर जा सकता है, ये भी उन्होंने देखा। और स्वभावतः पूरी दुनिया में थोड़े विद्रोही और विरोधी किस्म के लोग इस दौरान इंस्टीट्यूशन, संस्थाओं के खिलाफ उनका गुस्सा, एग्रेशन इस पीढ़ी में अपनी पुरानी पीढ़ी और उसके पुरानी पीढ़ी से ज़्यादा आया। इसी दौरान पूरी दुनिया में जो एंग्री यंग मैन की भूमिका वाली फिल्में थीं, चाहे आप हॉलीवुड देखें चाहे बॉलीवुड देखें, उसमें संस्थाओं के खिलाफ जो एक नायक का गुस्सा था वो उभर करके सामने आया। एक क्रांतिकारी स्वभाव इस एज ने महसूस किया 64 से 80 के बीच में। इन्हीं दिनों जो फिल्में बनी थी भारत में, अगर आप देखें तो इन्हीं दिनों जेपी का आंदोलन हुआ। अब इससे थोड़ा सा समझिएगा कि जेपी के आंदोलन में भाग लेना और जेपी के आंदोलन को देखना, शोले फिल्म का में काम करना और शोले फिल्म को देखना, ये पीढ़ी देखी, इसमें उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं था। इसने इसको देखा, इससे रियलाइज, इससे वो बड़े हुए। फिर इसके बाद आते हैं मिलेनियल्स। उनको मिलेनियल्स क्यों कहते हैं? एक तो उनको एक्स के बाद जेन वाई कहते हैं, और दूसरा मिलेनियल्स कहने का मतलब यह है कि 1980 से जो 1996 तक जो लोग पैदा हुए उनको मिलेनियल कहते हैं। और उन्हें मिलेनियल क्यों कहते हैं? उन्हें मिलेनियल, एक तो जनरेशन वाई कहते हैं, जनरेशन वाई कहते हैं। क्यों कहते हैं जनरेशन वाई? इसलिए कहते हैं कि उससे पहले की जनरेशन को जनरेशन एक्स कह रहे थे, इसलिए उसको वाई कहते हैं। एक तो जनरेशन वाई हो गया, और दूसरा क्या हुआ? मिलेनियल। मिलेनियल इसलिए कहते हैं कि वो 80 से 96 के बीच में जो लोग पैदा हुए, वो जब सदी 2000, सन 2000 में जब वो बड़े हो रहे थे, उसी समय सदी बदली। इन बच्चों ने सदी को बदलते हुए अपने होशो हवास में देखा है, इसलिए भी इन्हें मिलेनियल कहते हैं। इनके में क्या बदलाव आया? इन्होंने कंप्यूटर को देखा, और इन्होंने दुनिया भर में आर्थिक उदारीकरण के साथ साथ इकोनॉमिक डिप्रेशन भी देखा। इन्होंने आतंकी हमले पूरी दुनिया में देखे, मिलेनियल्स। और उसके एक्स के बाद वाई के बाद आ जाते हैं जनरेशन जेड। जेड को बोलने में आसानी की वजह से जेनजी कहते हैं। 1996-97 से लेकर 2012 मोटा मोटी 15-18 साल का एक टाइम स्पैन है। अभी 2012 से
जो अभी पैदा हो रहे हैं उनको अल्फा कहते हैं। अब जेन जी कैसे अलग है, मतलब आप यूथ को जेन जी मानने की गलती ना करें। अब जेन जी वो पीढ़ी है जो आंख खोलने के साथ हाई स्पीड इंटरनेट देख रही है, जिसके लिए पूरी दुनिया, जेन जी जो है वो हिंदी गाने नहीं सुनती है, उसे समझ में ना आए चाहे ना आए, वो अंग्रेजी गानों के शौकीन है। हिंदी भी सुनते हैं, लेकिन हिंदी भी वही सुनेंगे जो रैप पैप जो उस टाइप का होता है, वो वही सुनते हैं। और उन्हें अपने से ऊपर वाली पीढ़ी से कोई लेना देना नहीं। उनकी अपने से ऊपर वाली पीढ़ी की क्या मान्यताएं हैं वो उनको कतई प्रभावित नहीं करती। और वो सबसे ज्यादा किसी चीज से मोटिवेट होते हैं, वो है इंटरनेट। और उसमें भी अब एक खास और बात बता दें, जो जनरेशन वाई की बात मैं कर रहा हूं, वो जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं, जिनको मिलेनियम भी मैंने कहा, मिलेनियल्स, और उसके पहले जेन एक्स में जिसमें हम लोग आते हैं, तो जेन एक्स, जेन वाई और जेन जी, ये तीनों जनरेशन जो है वो इंटरनेट को यूज करती है। लेकिन फर्क क्या है, जेन एक्स का जो सोशल प्लेटफॉर्म है वो फेसबुक है, जेन वाई का जो सोशल प्लेटफॉर्म है वो व्हाट्सएप और एक्स है, और जेन जी का सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टा, उसके अलावा दूसरे और भी नए नए प्लेटफॉर्म आ गए। जेन जी व्हाट्सएप में, फेसबुक में और एक्स पर, ट्विटर पर कोई इंटरेस्ट उसका नहीं। इंटरनेट के यूजिंग बिहेवियर से आप ये पता पा सकते हैं कि कौन जेन जी है, कौन जेन एक्स है और कौन जेन वाई है। इकोनॉमिक कंडीशंस, सोशल बिलीफ्स एंड बिहेवियर्स, टेक्नोलॉजी का जीवन में क्या इंटरफेरेंस है, इससे जनरेशन्स, पहला मैंने कहा कि पहली बार जब जनरेशन का तय किया गया तो इसलिए तय किया गया कि उस एरा में 46 से 64 जो लोग पैदा हुए थे, वो उन दिनों पूरी दुनिया की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज़्यादा थी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर कम हुआ था, और वो पहली जनरेशन थी जिसका नामकरण किया गया। और उसके बाद जेन जी जो पूरी दुनिया में इस समय चर्चा में है, उसका उम्र से कोई लेना देना नहीं है। और जेन अल्फा जो है वो जेन जी से भी 2 कदम आगे। उसके व्यवहार के बारे में अभी बहुत ज़्यादा चर्चा इसलिए नहीं हो पाई है कि लेकिन ये जरूर है कि वो और ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड है। दूसरी चीज़, अगर खान पान की आदतों में मैं आपको बताऊं तो जेन जी शराब, अल्कोहल से पूरी दुनिया में जेन जी अपने ऊपर की पीढ़ियों से ज़्यादा दूरी रखते हैं, उनका कंजम्पशन बहुत कम है। और दूसरी तरफ उनका जो बीच में अफीम, मैरिजुआना, जो इस तरह के ड्रग्स आए थे, वो भी मिलेनियल्स में से कम जेन जी में उसकी प्रवृत्ति पाई जाती है। लेकिन सोशल, जैसे अगर आप स्त्री पुरुष संबंधों की बात कर लें तो जेन जी के एरा की लड़कियां अपने उम्र के लड़कों के साथ ज़्यादा सेफ महसूस करती हैं। अपने से बड़ी उम्र के लोगों के, मिलेनियल्स के साथ या उनके साथ वो उतना सेफ महसूस नहीं करती हैं, उतनी पैरिटी, उतना कंफर्टेबल नहीं है। और किसी भी समय में इनसे, जेन जी से पहले, मैं पूरे वर्ल्ड वाइड कुछ अलग अलग कंट्रीज़ के देखिए, यूरोप, अमेरिका, थर्ड वर्ल्ड, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आर्थिक सामाजिक असमानताएं बहुत हैं। मैं मोटे तौर पे जेन जी का जो वर्गीकरण किया गया है उसमें ये माना गया है कि लड़की लड़के के बीच झिझक, एक दूसरे के प्रति विश्वास, एक दूसरे के प्रति समर्पण इस पीढ़ी में पिछली पीढ़ी से ज़्यादा था, और वो सारी बाधाएं उन्हें टूटी है और उनके अंदर एक सुरक्षा का भाव अपने उम्र के लड़कों के साथ ज़्यादा है बजाय इसके कि उससे। और इसीलिए इस उम्र के आंदोलनों में आप लड़कियों की सहभागिता इतनी ज़्यादा देख रहे हैं। तो मेरा मतलब ये था कि ये जनरेशन को लेकर के जो लोग कह रहे हैं कि जब हम भी जेन जी थे और भगत सिंह और बिस्मिल और राजगुरु जैसे जेन जी, और ये जेन जी क्या है, ये तो उम्र है, ये तो मैच्योर जब हो जाएंगे तो इनके समझ में आ जाएगा, वो उसका
उम्र से नहीं कोई लेना देना है। अगर आप उम्र के जरिए कहे जाते तो आप युवा कहिए कि आज के युवा आगे चल के संभल सकते हैं, मैच्योर हो सकते हैं, लेकिन आप जेनजी को मत कहिए, क्योंकि जेनजी बिल्कुल अलग पीढ़ी है, इसका उम्र से कोई मतलब नहीं है। मैंने सोचा एक इंटरेस्टिंग जानकारी आपको दी जाए। नमस्कार।